बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तालबात, कैसी हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ें। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक है आबादी में इजाफ़ा। गुज़श्ता लेक्चर में हमने देखा कि नज़्म व ज़ब्त जो है वो क्या है, उसकी अहमियत हमारे मुल्क के लिए, इदारों के लिए क्या होती है, और अगर नज़्म व ज़ब्त किसी जगह पे ना हो तो उसके ना होने से या उसके फुक़दान से क्या नुकसानात होते हैं। अब हम देखते हैं कि आबादी में इजाफ़ा किस तरह से हमारे तालीमी अमल को और हमारे मुल्क में जो है जितने भी तरक्की के प्रोग्राम्स हैं उनको किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है। अब दुनिया में बेटा आबादी में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। गुज़श्ता सदी में अगर हम देखें, यानी 1900 के आगाज़ में दुनिया की आबादी 160 करोड़ थी, जो 1999 तक 600 करोड़ तक हो गई है। अगर आबादी में इजाफ़ा बेटा इसी हिसाब से होता रहा तो अगले 50 सालों में ये जो है 12 अरब हो जाएगी। माहिरीन आबादी कहते हैं कि जहां आबादी को दुगना होने के लिए सदियां दरकार थीं, अब चंद दहाइयां लगती हैं। बल्कि पहले जहां आबादी में 1 अरब के इजाफे के लिए 1 सदी से ज़्यादा अरसा लगता था, अब 10-11 साल में 1 अरब का इजाफा हो रहा है। और माहिरीन इस हवाले से बहुत तशवीश का शिकार हैं। इसलिए अब आलमी सतह पर आबादी में इजाफे का मसला बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है। बेटा, पाकिस्तान जिस खित्ते में, जिस हिस्से में दुनिया के वाक़या है, उस पाकिस्तान की आबादी जो है 1901 से लेकर अब तक 9 गुना बढ़ चुकी है। यानी 1947 में आबादी 3 करोड़ 25 लाख थी, 1951 में ये आबादी जो है वो 3 करोड़ 37 लाख, जबकि 2016 में पाकिस्तान की आबादी 19 करोड़ तक पहुंच गई है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी में मौजूदा शरह से इजाफा होता रहा तो क्या होगा, 2020 तक ये आबादी 20 करोड़ से बढ़ जाएगी। यानी कि अब अगर हम देखें तो ये आबादी 20 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। क्या पाकिस्तान 1951 में कसरत आबादी वाले ममालिक में 14वें नंबर पर था, और अब तो खैर पाकिस्तान जो है आज का रेशो अगर देखें तो पाकिस्तान जो है वो पहले 14वें नंबर पे था, तो अब तो यह आबादी जिसमें बहुत इंक्रीज़ होती जा रही है, उस हिसाब से पाकिस्तान तीसरे या चौथे नंबर पर है। इजाफ़ा आबादी और तालीम, ज़ाहिर है बेटा जब आबादी में इजाफ़ा होगा तो सेहत की, तालीम की, रोज़गार की सहूलतों में की जो है वो कमी या उसका फुकदान तो होगा। तो अब हम इस चैप्टर में बेटा ये पढ़ेंगे कि आबादी के ज़्यादा होने से किस तरह तालीमी अमल मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान में शरह ख्वानगी 1970 से 2016 तक एक अरसे में 21% से बढ़कर 60% हो गई है, और प्राइमरी से लेकर आला तालीम की सतह पर दाखिलों में भी इजाफा हुआ है। लेकिन इसके साथ ये भी दुरुस्त है कि आबादी में तेज़ रफ्तारी से इजाफे से स्कूलों कॉलेजों में दाखिलों के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। तालीमी इदारे में 2 शिफ्टें चलाने के बावजूद दाखिले के ख्वाहिशमंद तमाम उम्मीदवार को दाखिला नहीं मिलता, चूँकि आबादी बेइंतहा ज़्यादा है। 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक सारे मुल्क की 5 करोड़ 30 लाख आबादी नौखवानदा है। प्राइमरी जमातों में दाखिले की उम्र के 3 करोड़ 50 लाख बच्चे भी स्कूलों में नहीं गए। मुल्क की आबादी में बेटा मौजूदा शरह की इस वजह से तमाम बच्चों को तालीमी सहूलतें फराहम नहीं की जा सकती। हुकूमत की कोशिशों के नतीजे में पाकिस्तान की शरह ख्वानगी तकरीबन 1% इसमें जो है वो इजाफा हो जाता है। आबादी की शरह में इजाफा 2.1%। इस तरह शरह ख्वानगी और तालीमी सहूलतों में इजाफे के बावजूद हर साल नाख्वानदा अफराद की तादाद में पहले के मुकाबले में इजाफा हो रहा है। इजाफा आबादी की शरह में ज़्यादती की वजह से स्कूल जाने की उम्र के तमाम बच्चों के लिए तालीमी सहूलतें मैसर करना मुश्किल है, और स्कूल जाने वाली उम्र के 15% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जबकि दाखिल होने वाले बच्चों में से तकरीबन निस्फ जो है प्राइमरी के बाद स्कूल छोड़ जाते हैं। अगरचा हुकूमत अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है, कोशिश ये की जा रही है कि स्कूल छोड़कर जाने वाले तमाम बच्चों को जो है स्कूल में दाखिला दिया जाए, उन्हें सहूलतें दी जाएँ, और कम अज़ कम जो है मैट्रिक की सतह तक तालीम जो है वो तलबा के लिए मुमकिन बनाई जाए। मयार तालीम को बुलंद करना, और तालीम के मयार को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है बेटा, हमारे माशरे में अमूमन क्या होता है, तालीमी हलकों में ख़ुसूसन मुल्की मयार जो है वो तालीम के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि पिछले सालों की निस्बत मयार तालीम ज़वाल पजीर है। इस तासुर को पब्लिक सर्विस कमीशन और कौमी भर्ती के बाद दूसरे सरकारी और गैर सरकारी इदारों की रिपोर्टों से भी तक़वियत मिली है। क्या वाकई हमारा तालीमी मयार पहले की निस्बत गिर गया है, या सूरत हाल इसके बरअक्स है? मयार तालीम से हम क्या मुराद लेते हैं, इसको किस तरह जाँचा जाता है, इस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं? क्या इम्तहानात के नतीजे में हासिल होने वाले इंजीनियरों, डॉक्टर और जो मुख्तलिफ नंबरात जो हासिल करते हैं लोग,
मुख्तलिफ डिवीजनें और ग्रेड हासिल करते हैं। इन ग्रेड्स और डिवीजनों का आखिर क्या मतलब है? बेटा हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी चीज़ के अच्छा या बुरे होने का फ़ैसला उसकी खूबियों और ख़ामियों सिफ़ात को देख कर करते हैं। जिस चीज़ में सिफ़ात और खूबियाँ ज़्यादा होंगी, मुस्तकिल और पायदार होंगी, हम उसके मेयार को अच्छा समझेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ के मेयार का ताल्लुक उसमें खूबियों की तादाद और उसके मुस्तकिल होने और उनके जो है वैसी ही किसी दूसरी चीज़ के मुवाज़ने से किया जा सकता है। बाज़ औक़ात अशिया के बारे में मिक़दारी या हिंसी अंदाज़ में परख सकते हैं और बाज़ के बारे में हम सिफ़ाती अंदाज़ इख्तियार कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल बेटा आपको दूँगी। मिसाल के तौर पर एक मेज़ का जायज़ा हम लें। हम उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हिस्सों में बयान करते हैं, यानी कि हम डिजिट्स में लिखते हैं कि ये मेज़ जो है 4 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 1.2 फीट ऊंचा है। लेकिन इसके रंग रोगन लकड़ी का जायज़ा लेते वक्त हम लकड़ी और रंग की सिफ़ात को बयान करेंगे। लकड़ी अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, पॉलिश बेहतर है, इसमें चमक है, उतरती नहीं है, वगैरह वगैरह। इसी हिंदसी और सफ़ाती जायज़े की बुनियाद पर हम अशिया का मेयार जो है वो सेट कर लेते हैं। इस तरह तालीम के मेयार का फ़ैसला भी हम तालीम के हिंदसी और सफ़ाती जायज़े पर के बाद लेते हैं। मेयार तालीम से बेटा मुराद क्या है? मेयार तालीम से मुराद तालीम और तालीमी अमल में शामिल तमाम मुनासिब की खूबियों सिफ़ात की तादाद में और उनकी पायदारी के लिहाज से एक ऐसे मुवाज़ने का नाम है जो कम अज़ कम तयशुदा हिंदसी या सफ़ाती सतह से जो है उसका मुवाज़ना किया जाए। मेयार तालीम बेटा वो कसौटी है जिसे मुवाज़ना करके हम ये देख सकते हैं कि तुलबा की इस्तेदाद और इक्तसाब में किस हद तक इजाफ़ा हुआ है, यानी तुलबा ने क्या कुछ अपनी तालीम से सीख लिया। यानी जब हम तलबा और साज़ा की काबिलियत, उनकी महारत, सलाहियत और इक्तसाब का नंबरों, फ़ीसद या औसत वगैरह के लिहाज से हिंदसी जायज़ा लें या डिवीज़न या ग्रेड के लिहाज से जायज़ा लें तो हम इसको अच्छा या बुरा कहते हैं। दरअसल हम तालीमी मेयार की ही बात कर रहे होते हैं। इस तरह हम तलबा के हासिल करदा इनफरादी और इज्तमाई नंबरों को भी इनकी औसत और फ़ीसद मुख्तलिफ मज़ामीन में हासिल करदा नंबरों की बिना पर स्कूलों और साज़ा के मेयार तालीम तदरीस का जायज़ा जो है वो हम ले सकते हैं। यानी बेटा बात यह है कि हमें इन तमाम चीज़ों से ही अंदाज़ा हो जाता है। अगर हम देखते हैं किसी स्कूल में बच्चों ने मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर लिए तो हमारा इमेज स्कूल के बारे में ये सेट हो जाएगा कि ये इदारा, ये इंस्टीट्यूट, ये स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ पे तालीम बहुत अच्छी है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, इसलिए बच्चों के हाईएस्ट ग्रेड आए। यानी कि हम जो है उन ग्रेड्स को चीज़ों के इसके अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। जी बेटा अगर हम तुलबा और साज़ा से तवक्को रखते हैं कि उनकी कारकर्दगी किस मुकाम पर होनी चाहिए, हम उसको कैसा देखते हैं, तो ये तवक्कुआत हमें निसाब से भी रखनी चाहिए। यानी यही मकसद मेयार तालीम का जो है वो निसाब भी मुतय्यन करता है। यहाँ ये बात बहुत ज़रूरी है कि मेयार तालीम दरअसल तुलबा, साज़ा, तालीमी इदारों की कारकर्दगी, सलाहियत, इस्तेदाद और इत्तेसाब की कम से कम हद है जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा हद का तयन नहीं किया जा सकता। हाँ, इनसे हम कम होने की सूरत में मेयार तालीम के गिरने का इशारा तो होता है जो काबिल कबूल नहीं है। और बेटा किसी भी माशरे या मुल्क के लिए तालीमी मयार की 3 सूरतें हैं। पहली ये कि मेयार तालीम में बेहतरी आ जाए, दूसरी तालीम का मयार गिर जाना, तीसरी इसकी एक सतह पर इसका बरकरार रहना। यानी इसको स्टेबल नहीं हो जाना चाहिए, इसको अपग्रेड होना चाहिए, इसको बढ़ते चले जाना चाहिए और ये डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है जी बेटा। और अगले सफ़ात में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम बाज़ ऐसे अवामिल भी पढ़ेंगे जो मुमकिन तौर पर मेयार तालीम की पस्ती का बाइस भी हो सकते हैं और इन पर काबू पाने से हम जो है तालीमी मेयार को बेहतर भी कर सकते हैं। जी बेटा आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि मेयार तालीम होता क्या है, आबादी में इजाफा जो है वो क्यों कर निज़ाम तालीम के अमल को मुतासिर करता है, और ये बहुत ही अहम भी टॉपिक है, आपने इसको समझना है और समझ कर बेटा आपने इसको याद भी करना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है इससे अगला टॉपिक जो है उसका आगाज़ करेंगे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।